आज थोड़ा हम लोग एक प्रकार के जो छोटे मोटे लॉसेस होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। छोटे मोटे लॉसेस का मतलब जैसे कुछ परिस्थितियां आती हैं, क्या आती हैं, कभी कभी माल जल जाता है, ठीक है। इसके अलावा चोरी हो जाता है और खराब भी हो सकता है। ये भी तो संभव है। अब ये होता किसके साथ है? या तो गुड्स के साथ होता है या फिक्स एसेट्स के साथ होता है। अब अगर गुड्स के साथ होता है तो ऐसे में जो हमने माल परचेज किया था वो घटता है, माइनस होता है। और अगर मान लीजिए फिक्स एसेट्स के साथ होता है तो ऐसे में फिक्स एसेट्स घटती हैं, वो माइनस होती हैं, है ना। मतलब दो तरह से ये होता है, या तो ये गुड्स के साथ होता है या फिक्स एसेट्स के साथ होता है। तो अगर गुड्स के साथ होता है तो फिर गुड्स मतलब परचेज माइनस होता है, ठीक। तो इसमें दो परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक। अगर हानि, ठीक, गुड्स को लेके लेकर है तब परचेज कम होता है। ऐसे में क्या होता है, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि परचेज कम है। और अगर कोई फिक्स असेट है तब फिक्स असेट क्रेडिट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंट्री आई लॉस बाय थेफ्ट। अब अगर यहाँ पे फिक्स असेट का जिक्र नहीं है या किसी चीज़ का जिक्र नहीं है तो जनरली गुड्स को ही माना जाता है, क्योंकि फिक्स असेट मशीनरी ये चोरी करना इतना आसान नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग वैसा तो है नहीं कि बिल्डिंग में दीमक लग गई, बिल्डिंग ख़राब हो गई, फफूंदी लग गई, लग सकती है लेकिन वो साफ़ कर ली जाएगी। तो ज़्यादातर जब होता है तो लॉस जो होता है, अगर लॉस बाय थेफ्ट लिखा है मान लो 300 रुपया, तो ये मान के चला जाता है कि गुड्स ही हुआ। अब चोरी ना तो सेल है, ना परचेज है, ना पेमेंट है, ना रिसीव है। तो हम एंट्री किससे करते हैं? F7 जनरल से। पक्ष होते हैं डेबिट और क्रेडिट, और दोनों बहुत आसान है। तो यहाँ पे परचेज क्रेडिट होता है क्योंकि परचेज हम मान लेते हैं घट गया, ठीक। अब परचेज क्रेडिट क्यों हुआ? लॉस की वजह से, खर्चा हो गया ना। तो उस खर्चे का नाम किधर लिखा जाएगा? डेबिट में। खर्चे का नाम क्या है? लॉस बाय। कोई दिक्कत? अब ये खर्चा है तो जाहिर सी बात अंडर में किसके जाएगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ लिमिटेड है। इस तरह से हम इसकी एंट्री जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो लॉस बाय फायर हो जाता है, लॉस बाय, हाँ। और अगर ख़राब हो जाता है बारिश से या किसी से तो लॉस बाय डैमेज लिख दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे रीजन ऑफ लॉस रहेगा, ठीक। परचेज को क्रेडिट करते हैं और एक चीज़ और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो फिक्स एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। और इसमें जो रीज़न ऑफ लॉस है, रीज़न ऑफ लॉस, उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं हमारी बात? इसमें कुछ चीज़ें और भी जोड़ी जा सकती हैं। और क्या जोड़ी जा सकती हैं? ठीक, हो सकता है उस चीज़ का बीमा, नहीं समझा?
अब अगर उस चीज़ का बीमा है तो वहाँ पे परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, अगला क्लेम नहीं करेगा। तब अगला क्लेम भी करेगा। क्लेम करेगा। अब जब क्लेम करेगा, जैसे मान लो एंट्री है क्लेम अगेंस्ट लॉस बाई, अब अमाउंट नहीं भी लिखा है तो 300 रहेगा, तो 300 का चोरी हुआ था, तो क्लेम करना भी 7 में ही जाएगा, क्योंकि वो भी तो जनरल एंट्री है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा क्लेम रिसीव कौन करेगा? बीमा कंपनी, तो रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी का नाम दिया है तो ठीक, नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी नाम से ही लेजर बना देंगे। कैश नहीं डाल सकते अंडर में ये होगा नहीं, अभी हमें पैसा मिल थोड़ी रहा, अभी तो हम क्लेम कर रहे हैं। तो हमारा जो पैसा है ये कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा तो नाम से लेजर बना देगा। वरना ऐसे ही। ठीक। अब ये 300 रुपया हमारा इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो हमने तो अपना लॉस रिकवर कर लिया, तो जो डेबिट था, खर्चा था, वो हम क्रेडिट कर देंगे लॉस बाय, क्योंकि अब तो ये हमें मिल ही जाएगा, प्रॉफिट हो गया हमारा। लॉस बाय थ्रिफ्ट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। अब तीसरी सिचुएशन क्या होती है? अगर ठीक क्लेम पास हुआ, तो पास हुआ में दो परिस्थितियाँ, पूरा पास हुआ तो पूरा पैसा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा तो पूरी की एंट्री कर लेंगे। डेबिट में अगर कैश दी कंपनी ने, कैश तो नहीं देगी, चेक ही देगी, तो बैंक अकाउंट जिस में बैंक है, तो क्रेडिट में गिवर का नाम, गिवर यहाँ पे कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक। कुछ पास हुआ, कुछ का मतलब इसे पूरा नहीं दे, पार्टली दे, कि 50% क्लेम अप्रूव हुआ, ठीक, तब भी कुछ तो मिला, तब भी एंट्री F6। डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश या बैंक अकाउंट, कितना मिला। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस ठीक, इंश्योरेंस कंपनी। अब ऐसे में डेबिट कम होगा क्योंकि पूरा तो मिला नहीं, तो जितना कम होगा उतना किसमें चला जाएगा? लॉस में। वो अमाउंट यहाँ पे डाल दिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी, जिसे हमने 300 का क्लेम किया था, ओनली 50% ऑफ क्लेम अमाउंट, उसने मात्र 50% ही एक्सेप्ट किया, यानी 300 का 50% 150, 150 उसने दिया और 150 नहीं दिया। तब यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे? F6 से ही करें। तो डेबिट में जैसे कैश में दिया तो हम कैश कर देंगे, कितना दिया? 150। जबकि क्रेडिट में इंश्योरेंस कंपनी पे था कितना? कंपनी पे था 300, डेबिट कम है, इसमें चला जाएगा लॉस बाई, कितना देते? समझ पा रहे हैं ना हमारा सिस्टम? इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। डेबिट में कैश 150 रुपया, क्रेडिट में इंश्योरेंस कंपनी 300 रुपया, और डेबिट में लॉस बाई था 150 रुपया। कोई दिक्कत? लेकिन एक परिस्थितियाँ और भी होती है। वो परिस्थिति क्या होती है? अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि थेफ्ट वाले क्लेम में हमेशा पास नहीं होते,
फायर वाले पास हो जाते हैं, डैमेज वाले पास हो जाते हैं। उसमें आप कंपनी को दिखा सकते हो कि ये सामान है जल गया, नहीं समझे, ये सामान है देखो ख़राब हो गया, नहीं समझे। थेफ्ट वाले में आप दिखा नहीं सकते, कंपनी को कहीं तक ये शक रहता है कि ऐसा तो नहीं आप हेर फेर कर दिए। और जो जला हुआ है, जो तो डैमेज उसमें हुआ उसको हाँ, तो उसमें आप दिखाओ सीसीटीवी फुटेज की ये चुरा के ले गया, FIR होगी, 3 महीना बरामद, जैसे गाड़ी है चोरी हो गई किसी की तो तुरंत क्लेम वाले नहीं दे देंगे, FIR लिखाओ, 3 महीना बरामदगी हो रही है पुलिस से तो ठीक, नहीं तो 3 महीना बाद आपका क्लेम अप्रूव होगा। ऐसे नहीं होगा, ठीक। वो भी अगर रिजेक्ट हो गया तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। तब आपको जो आपने क्लेम वाली थी, क्लेम वाली का क्या कर देना है पता है? उल्टा। क्लेम वाली का उल्टा मतलब एंट्री वो F7 से ही होगी, एंट्री आपको F7 से ही करनी है। बस डेबिट में क्या कर देना है, जो क्रेडिट था, और क्रेडिट में क्या कर देना है, जो डेबिट था। तो हम यहाँ पे क्लेम में देखेंगे, क्लेम अगेंस्ट लॉस बाय फायर 300 रुपया, तो डेबिट में इंश्योरेंस कंपनी था और क्रेडिट में लॉस बाय थेफ्ट था। अब क्या हो जाएगा, डेबिट में लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा 300 रुपया, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा 300 रुपये। तो आप हमारी बात समझे। इससे जुड़ा हम एक प्रैक्टिकल भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री है परचेज की, हम F9 दबाएंगे, कंट्रोल भी। अब परचेज की एंट्री क्या थी ये हम लिख लेते हैं। गिनती थी गुड्स परचेज 20,000 at 10% trade discount and in which goods of 10,000 was इंश्योर्ड। उसमें जो 10,000 का सामान था वो इंश्योर्ड था। समझ गए ना हमारी बात। तो इस चीज़ पे फोकस करें कि गुड्स परचेज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वैसे आप चाहें तो ये एंट्री आप लोग खुद ही कर सकते हैं। आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं उनको पहले से ही माइनस कर दिया जाता है, यानी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप 10% निकाल लेंगे। कैसे आप 10% निकालेंगे, 20,000 को गुणा करेंगे 10 से और भाग कर देंगे 100 से, तो ये कितना निकल के आएगा, 2,000। तो 2,000 उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। अब हम क्या करेंगे, 20,000 से पहले ये 2,000 घटा देंगे, बचा कितना, 18,000। इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में जो माल ख़रीदा गया वो कितने का ख़रीदा गया, 18,000। तो यहाँ पे जो 2,000 ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम कहीं पे मेंशन ही नहीं करेंगे, बल्कि सीधे हम 18,000 से परचेस की एंट्री करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है कि गुड्स ऑफ 10,000 वाज इंश्योर्ड। ये आपको जानकारी दी गई है कि इसमें 10,000 रुपये का माल जो है ये बीमा कराया गया। बीमा कराया गया मतलब अगर इसमें कोई लॉस होता है, चोरी होती है, तो आपको क्लेम करने का अधिकार रहेगा। बाकी इस चीज़ को आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो कि उसमें 10,000 रुपये का जो माल था वो बीमा कराया गया था। एंट्री में आपको कहीं भी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। एंट्री में आपको कहीं भी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आम प्रक्रिया है, ठीक है। कहीं भी अगर मान लो कोई जानकारी लिख के आती है, ऐसी कई जानकारी आती हैं, जैसे कई ऐसी आपको एंट्री देखने को मिलेंगी कि जिसमें सिर्फ जानकारी होगी
कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे एक एंट्री आई, जैसे एंट्री आई रमेश टोल्ड टू सप्लाई ऑफ गुड्स 1000 एंड शॉपकीपर शेष उमेश नाम का कोई एम्प्लॉय होगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू रमेश। अब यहाँ पे अगर देखें तो बहुत बड़ी एंट्री है कि रमेश नामक कोई कस्टमर है, उसने दुकानदार से 1000 रुपये का माल भिजवाने को कहा कि हमारे घर ये 1000 रुपये का सामान भिजवा दो। दुकानदार ने उसका कोई नौकर है उमेश, उससे कहा कि भैया का 1000 रुपये का माल जो है भिजवा दो, यानी उमेश टू सप्लाई ऑफ गुड्स टू रमेश, कि रमेश का माल आप भिजवा दो। लेकिन इसमें कहीं पर भी माल भेजा नहीं गया, मतलब उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई क्रिया नहीं, और जब तक क्रिया नहीं होती है तब तक उसकी एंट्री नहीं होती है। जब क्रिया होती है तभी उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ओरल एक्टिविटी है, इसमें कहीं पर भी कोई क्रिया नहीं होगी। जब इसमें कोई क्रिया होगी तो ही आपको एंट्री करना है, अगर इसमें कोई क्रिया नहीं होगी तो आपको एंट्री नहीं करना है। तो इस चीज़ पे आपको बेसिक ध्यान देना कि अगर कोई क्रिया होगी तो ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी, अगर आपकी कोई क्रिया नहीं होगी तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो कभी कोई ऐसी एंट्री आती है जिसमें कहा जाता है कि जैसे रमेश ने दुकानदार से कहा कि 1000 रुपये का माल सप्लाई कर दो, लेकिन दुकानदार ने अपने नौकर से कह दिया कि रमेश का 1000 का माल सप्लाई करना है, लेकिन इसमें माल सप्लाई नहीं हुआ। कस्टमर ने दुकानदार से कहा, दुकानदार ने नौकर से कह दिया। अब जब माल सप्लाई किया जाएगा तब उसकी एंट्री होगी। टैली में वार्तालाप की कोई एंट्री नहीं होती। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे 20,000 का माल बेचा गया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 10% तो हम पहले घटा देंगे। फिर इसमें जो 10,000 रुपये का इंश्योरेंस है, तो ये सिर्फ हमको जानकारी देने के लिए है कि इसमें 10,000 रुपये का माल बीमित है, बीमा कराया गया है। अगर कोई लॉस होता है तो आप क्लेम के लिए कह सकते हैं, बाकी इसकी कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं होगी, नरेशन में लिख दिया जाएगा बस। तो इसमें जब हम एंट्री करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे माल जो है नगद खरीदा गया है, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, और माल खरीदेंगे तो कैश क्रेडिट होती है। तो हम एंट्री ही यहाँ कितने से करेंगे, 18,000 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज। हाँ, नरेशन में ये हम मेंशन कर सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, कितने का माल खरीदा गया, 20,000, रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड गुड्स ऑफ 10,000 वाज इंश्योर्ड, INSURD है, बस ये एंट्री हो जाएगी। अब अगर उसमें मान लो दूसरी एंट्री पे हम अमल करें, तो दूसरी एंट्री हमने यहाँ पे क्या बताई थी, दूसरी हमने ये बताई थी कि लॉस बाय थेफ्ट 300 रुपीज़। तो इसकी एंट्री जो हम करेंगे ये जनरल से करेंगे, जनरल यानी हम यहाँ पे F7 दबाएंगे, लेकिन लॉस बाय थेफ्ट का तो लेजर बना नहीं है, तो पहले तो Alt C प्रेस करके लेजर बनाना पड़ेगा। क्या लेजर बनाएंगे, लॉस बाय, ठीक, अंडर में ये हमारा एक्सपेंस है, अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ यहाँ पे 300 रुपये, क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। इसके बाद जब क्लेम किया जाएगा तो उसकी भी जनरल से एंट्री होगी। तो क्लेम की एंट्री में हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया जाएगा, क्लेम अगेन लॉस बाय, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया जाएगा और लॉस बाय थेफ्ट को क्रेडिट। लेकिन समस्या है कि इंश्योरेंस कंपनी का भी लेजर नहीं बना, हमको पहले
उसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इंश्योरेंस कंपनी, इसको हम अंडर में डालेंगे सिंगल लेटर्स। बिल बाय बिल को फिलहाल नो कर देते हैं। कितने का इंश्योरेंस था, 300 का क्लेम किया गया। हाँ? इसके बाद क्रेडिट में हो जाएगा लॉस बाय, तो ये हमारा लॉस जो है 0 हो गया क्योंकि हमने ये क्लेम कर लिया। लेकिन मान लीजिए उसने पूरा क्लेम स्वीकार नहीं किया, थोड़ा ही स्वीकार किया, तो चाहे पूरा स्वीकार करें और चाहे थोड़ा स्वीकार करें, दोनों परिस्थितियों में जो एंट्री आपको करनी है वो एंट्री आपको F6 से करनी है। हाँ, जब क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो F7 से। तो मान लीजिए क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी ओनली 50% ऑफ क्लेम अमाउंट, उसने मान लो 50% ही क्लेम एक्सेप्ट किया, तो हम एंट्री कैसे करेंगे, तब हम करेंगे इसको F6। तो क्रेडिट में सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को कितना देना था, 300 रुपया, ठीक। लेकिन उसने कैश कितनी दी, कैश उसने दी मान लो 150 रुपये, ठीक। कितना बचा, 150 रुपये, तो ये किसमें चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमको लॉस हो गया, ठीक। तो लॉस बाई थेफ्ट कितना हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इंटू, ठीक। क्रेडिट में हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी 300 रुपये, डेबिट में हो जाएगा कैश 150 रुपये, ठीक। फिर इसके बाद हो जाएगा लॉस बाई थेफ्ट, कितना हो जाएगा 150 रुपये, ठीक। 150 हमारा लॉस में चला जाएगा, 150 हमें कैश मिल जाएगी, और बाकी हम इंश्योरेंस कंपनी पे जो देनदारी किए थे वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री कर सकते हो कि अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस वगैरह होता है तो वो आप एंट्री कैसे करोगे, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि इस चीज़ की नौबत आ सकती है। और इसमें लॉस बाय हायर भी हो सकता है, लॉस बाय डैमेज भी हो सकता है। तो कितनी भी लॉस से जुड़ी जितनी भी एंट्री आएगी वो आपको इस तरह से करना है। आप यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए ये भी कर सकते हो कि कोई 9th 10th की आप वाणिज्य की किताब ले लो, उसमें भी ढेर सारी एंट्री दी रहती हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें कुछ खुरपेंच वाली भी एंट्री आ जाती हैं, एक आध हम उससे जुड़ी भी एंट्री बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक, कोई यहाँ पे एंट्री आती है, इंटर दबा देते, पहले इंटर दबाओ, थोड़ी देर वेट करो, आना, फिर इंटर दबाओ। तो इसमें जैसे कुछ एंट्री ऐसे आती हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंट्री आई, हॉर्स परचेज, 1000 एंड कार परचेज, कार पे, हाँ, परचेज 1500 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब माल की सप्लाई करने के लिए 1000 रुपये का घोड़ा खरीदा गया, स्पेलिंग गलत हो गई, HORS, हॉर्स, ठीक। हॉर्स परचेज 1000 एंड कार्ट मतलब गाड़ी, जैसे बुल कार्ट बैलगाड़ी, वैसे हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी खरीदी गई 1500 रुपये में। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इनका बाउचर परचेज से बनाएं कि F5 से बनाएं, तो ये हम क्लियर कर दें कि ये दोनों स्थायी संपत्तियाँ, इसलिए पेमेंट किया गया, बाउचर आपका F5 पेमेंट से बनेगा। अब कार्ड को तो चलो हम कार्ड लिख सकते हैं, तो एक तो कार्ट आई, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, कार्ट, कितने की आई, 1500, तो इसका भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, ये अंडर जाएगी फिक्स एसेट। बाकी एक चीज़ हमने पहले आपको बताई थी, अब दूसरी चीज़ क्रेडिट में डाल फिर डेबिट कर देंगे। दूसरा क्या है, हॉर्स, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ बताई थी कि अगर गाय भैंस बकरी कुत्ता कुछ भी खरीदा जाता है, ठीक, तो इसका एक कॉमन लेजर बनता है लाइव स्टॉक नाम से। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लाइव स्टॉक, कितने का खरीदा गया, 1000। तो यहाँ पे भी जो लेजर बनेगा वो अंडर फिक्स एसेट ही रहेगा, क्योंकि लाइव स्टॉक को भी हम लोग किस में शामिल करते हैं, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। इस तरह से हम एक ही बार में एंट्री कर सकते हैं। अगर अलग अलग करना चाहें
तो हम इसको 2 बार में भी कर सकते हैं। एक बार हमें 5 से, ठीक, डेबिट में क्या करेंगे, कार्ड लेजर बना के 1500, और क्रेडिट में क्या करेंगे, कैश। फिर F5 से ही डेबिट में क्या करेंगे, ठीक, लाइव स्टॉक, और क्रेडिट में क्या करेंगे, कैश। तो आप 2 बार में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, और अगर 2 बार में न करना चाहें, ठीक, तो ये एंट्री आप 1 बार में भी कर सकते हैं, ठीक। ये एंट्री प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता दें। इसके लिए हम पहले टैली खोलेंगे और यहाँ पे F5 दबाएंगे। तो पहले ख़रीदा गया कार्ड, तो Alt+C प्रेस करके हम कार्ड का लेजर बनाएंगे। अंडर में किसके डालेंगे, इनडायरेक्ट, नहीं, फिक्स असेट। अंडर में डालेंगे हम फिक्स असेट। और हमने कार्ड कितने की खरीदी, कार्ड हमने खरीदी 1500 रुपये की। फिर हम क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, और अगला लेजर यहाँ पे किसका बनाएंगे, लाइव स्टॉक। ये भी अंडर में फिक्स असेट जाएगा, ठीक। ये भी अंडर फिक्स असेट। ये हमने कितने का खरीदा, 1000 रुपये। क्रेडिट में यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, तो एक बार में भी आप इस तरह के गुड्स खरीद सकते हैं। अब इसमें और भी मान लो कुछ खुराफात से जुड़ी एंट्री आ सकती हैं, जैसे हॉर्स डेड, घोड़े की मृत्यु हो गई, एंड डेड बॉडी सोल्ड इन 50 रुपीज़, डेड बॉडी 50 रुपये में बेच ली गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, अगर मृत्यु हो जाती और फेंक दिया जाता तो आप ये एंट्री जनरल से करते हैं, तो हॉर्स चला जाता, क्रेडिट में आपका हॉर्स हो जाता 1000 रुपये, और डेबिट में पूरा हो जाता लॉस एट लाइव स्टॉक, जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे 50 रुपया मिले, यानी कुछ रिसीव हुआ, तो ये एंट्री किससे करेंगे, F6 से। अब यहाँ डेबिट में कैश कितनी है, 50 रुपये, जबकि हमारा लाइव स्टॉक कितने का गया, 1000 रुपये का। अब यहाँ पे लॉस कितने का हुआ, लॉस एट लाइव स्टॉक कितने का हुआ, 950 रुपये। अंडर में किसके डाल दिया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरह से कुछ जो है खुरपेश टाइप की भी एंट्री आ सकती हैं, जो आपको करनी पड़ सकती हैं। तो ये वाउचर हम F6 से बनाएंगे, और यहाँ पे गया क्या, लाइव स्टॉक कितने का गया, 1000, जबकि डेबिट में कैश कितनी आई, 50 रुपये। तो बाकी डेबिट कहाँ चला गया, तो उसका लेजर बना लेंगे, ठीक है, लॉस एट लाइव स्टॉक, ठीक। ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा, ठीक, 950। बाकी नरेशन आप लिख सकते हैं। तो ये एक सामान्य एंट्री है। हाँ, कुछ एंट्री हम आपको और बता देते हैं, जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दें, लेन देन, अगर कैश की जगह बैंक से होता है, बैंक से होता है, तब हम सिर्फ कैश डेबिट या क्रेडिट करने की जगह, जहाँ पे हम कैश लिखते हैं, बैंक का नाम लिख देते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। क्या करते हैं, बैंक का नाम लिख देते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। समझ गए ना हमारी बात। जैसे एक एंट्री आती है, पहले अभी तक कंपनी का खाता नहीं था, कंपनी ओपन अकाउंट इन SBI एंड डिपॉजिट कैश। कितनी कैश जमा की, मान लो उसमें 10,000। तो पहली चीज़, बैंक में नगद जमा निकासी हस्तांतरण एंट्री किससे होंगी, F4 कॉन्ट्रा से।
अब यहाँ रिसीवर कौन है? SBI। तो यहाँ बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सलाह देंगे कि आप यहाँ पे बैंक का नाम लिखें, ताकि अगर एक से ज़्यादा बैंक में खाता हो तो पता तो चले किस बैंक में जमा किया गया, किस बैंक से निकाला गया, कितना रुपया, 10,000। तो यहाँ पे लेजर भी बनाना पड़ेगा, अंडर बैंक अकाउंट, है ना। डेबिट में SBI हो जाएगा और क्रेडिट में कैश जाल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश 10,000। अब खाता हो गया। अब मान लीजिए दूसरी एंट्री है, तो कोई भी अब खर्चा हो, माल खरीदा जाए, बेचा जाए, सैलरी पेड 5,000 बाई चेक। अब अगर इतना भी लिखा हुआ तो मतलब चेक दी गई तो जाहिर सी बात जिस बैंक से दी गई, बैंक खाता किस में है, SBI में, तो SBI से दी गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अगर हम कैश पेमेंट करते तो जाहिर सी बात सैलरी पे हुई तो पेमेंट से एंट्री करते हैं। अब सैलरी पेड खर्चा है, खर्चे का नाम डेबिट होता तो डेबिट में सैलरी भी लिख सकते हैं। क्रेडिट में अगर कैश जाती तो हम कैश लिखते। अब जब चेक जाएगी तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन कर देना है, बैंक का नाम। तो कैश से 5,000 घटाने की बजाय सीधे SBI से 5,000 माइनस कर देगा। इसी तरह से अगर चेक रिसीव होती है तो हम डेबिट में SBI कर देते हैं। समझ गए ना हमारी बात। तो इस तरह की कुछ एंट्री की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे मान लो माल बेचा गया, मटेरियल सोल्ड 30,000 एंड अमाउंट रिसीव बाई चेक। अब इसमें कुछ बच्चे ये करते हैं कि पहले सेल की एंट्री करेंगे फिर रिसीव की करेंगे। तो जब साथ ही रिसीव हो रहा है सेल के तो उसमें 2 बार एंट्री नहीं करना। अब तुमने एक बार अगर गलती कर दी, रिसीव बाई चेक। अब इसमें बच्चे अगर गलती कर दिए कि फेड से एंट्री करें, एक बार वो क्या कर दिए कि डेबिट में कर दिए कैश 30,000, फिर इसके बाद क्रेडिट में कर दिए सेल। तो 30,000 तो कैश हम ले लिए, फिर उन्होंने रिसीव कर दिया बाई चेक, फिर 30,000 चेक ले ली तो 60,000 मिला आपको। तो माल तो 30,000 का भी था। तो ऐसे में हम एक काम करते हैं, 2 एंट्री अलग अलग नहीं करते, बस इसी में समझते हैं कि माल बेचा गया तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, कितने का, 30,000। लेकिन पैसा जो है कैश नहीं आया, चेक से आया, तो बस यहीं पे आपको क्या कर देना है, SBI। इसी तरह से जब आप खरीदेंगे और पेमेंट करेंगे तब भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मान लो यहाँ पे एंट्री आई, ठीक, मटेरियल या गुड्स, ठीक, परचेज, है ना, 20,000 एंड पेड बाई चेक। यहाँ पे भी जो भुगतान है चेक के द्वारा किया गया, तो ये एंट्री F9 से होगी। आपको पता ही है परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में आपको परचेज लिख देना है, कितने का माल खरीदा गया, 20,000 का। और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, अगर कैश आती तो कैश लिखते, कैश जाती तो कैश लिखते, चेक दी है तो यहाँ पे हम SBI का नाम कर देंगे। तो इस तरह से जितनी भी एंट्री करेंगे। फिर इसी तरह से मान लो रेंट पे 2,000, तो रेंट खर्चा है, डेबिट में रेंट होगा, कैश से दिया जाता है तो क्रेडिट कैश करते, चेक से दिया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक का नाम। तो इस तरह से आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो प्रैक्टिस करके जितनी मन करें उतनी एंट्री कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से सारी एंट्री आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं, ठीक। जैसे हम शुरू करते हैं F4 से। तो पहले तो पैसा जमा किया गया तो हम यहाँ F4 लिखेंगे। तो कैश हमारे पास से गई, कितने की कैश गई, 10,000 की। इत्तेफाक से यहाँ पे SBI का लेजर बना हुआ है, ना बना होता तो हम एक काम करते, यहाँ पे Alt+C करते, बदलना हो तो कंट्रोल के साथ इंटर दबा दें। SBI अंडर बैंक अकाउंट, आप चाहें तो यहाँ पे सब मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद IFSC कोड वगैरह, हाँ। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप जो है
यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, ये चारा। अब बाकी इसके बारे में भी चेक बुक वगैरह सब फीड करना बताएंगे। ठीक, कितनी नोटें जमा की, 2,000 की मान लो 5 नोटें जमा की। ठीक, तो इस तरह से आप पूरा एंट्री कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली एंट्री मान लो सैलरी पेड बाय चेक, 5 सैलरी पे 5,000 दी गई, तो ये वाउचर हम किससे बनाएंगे, F5 से। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, सैलरी का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे LA RY अंडर में किसके चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितनी सैलरी दी गई, 5,000। कैश से दी जाती तो कैश लिखते, चेक से दी गई तो यहाँ पे बैंक का नाम कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्या था, माल सेल किया गया। ठीक है, मटेरियल सोल्ड 30,000, अमाउंट रिसीव बाय चेक। तो यहाँ पे हम एंट्री डायरेक्ट FX सेल से करेंगे, कंट्रोल V दबाएंगे ताकि एज वाउचर हो जाए। बाकी यहाँ से भी आप क्लिक करके भी एज इनवाइस एज वाउचर कर सकते हैं। डेबिट में यहाँ पे चेक से पैसा आया तो SBI हो जाएगा। कितना पैसा लिया गया, 30,000। ठीक है, फिर क्रेडिट में क्या हो जाए, सेल हमेशा वैसे भी क्रेडिट होता है। ऐसे ही माल खरीदेंगे तो हम एंट्री F9 से करेंगे। इसमें भी पहले एज इनवाइस लगाएंगे, वो एज वाउचर लगाएंगे। इसके बाद माल कितने खरीदा गया, 20,000 का। ठीक, अब यहाँ पे परचेज है तो परचेज डेबिट होगा, और क्रेडिट में कैश जाते तो कैश लिखते हैं, बैंक का नाम है तो SBI लिख देंगे। ठीक, कितना गया, 20,000। और डेबिट में यहाँ पे परचेज हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो सारी एंट्री हैं उनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आसान प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम